9 चैप्टर फर्स्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री बुक। तो इस वीडियो के बाद आपको कुछ और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कंप्लीट चैप्टर है, इसमें सारे फैक्ट्स इंक्लूडेड है। अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, अदरवाइज एंजॉय द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो हम बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, जो कब से कब तक हुई है। यहाँ पे ईयर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1789 से 1799 के बीच में। 1789 को ये स्टार्ट हुई थी और 1799 में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड हुई। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई कहाँ, नाम से ही पता चल रहा है, फ्रांस में हुई है। तो 14 जुलाई को क्या होता है, 1789 ईयर में 7000 मैन एंड वुमन इकट्ठा होते हैं। ऐसे पीपल मिलिट्री सी नहीं हो जाती, जैसे किसी चीज़ पर अटैक करने के लिए इकट्ठे हुए हैं वायलेंट फॉर्म में, वो लोग इकट्ठा होते हैं और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है ना जितनी भी, वहाँ पे हथियार ढूंढते हैं। आर्म्स यानी कि हथियार उनको ढूंढते हैं कि उन्हें ज़रूरत होती है किसी चीज़ की। जब वो इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, किसी ना किसी टाइप की रिवॉल्यूशन होने वाली है, किसी चीज़ से वो परेशान है, तभी तो ऐसा होता है। अब ये इंसिडेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें वो ये सब करते हैं। एक फोर्ट होता है बेस्टिल, पेरिस में बेस्टिल नाम का एक किला होता है। वहाँ पर होते हैं भाई बहुत सारे गार्ड्स, जो किंग होता है ना, राजा, उनके गार्ड्स होते हैं, वो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ से आर्म्स तो ले लेते हैं, जितने भी हथियार इनको चाहिए होते हैं, और लड़ने लग जाते हैं जो वहाँ पे कमांडर होते हैं। जेल भी होगी इस किले में, तो यहाँ पर प्रिजन थी बहुत फेमस, वहाँ पे उन कमांडर से लड़ते हैं और जितने भी कैदी होते हैं, जितने भी प्रिजनर्स होते हैं, सबको आज़ाद कर देते हैं। और सारे जितने भी हथियार होते हैं वो तो ऑलरेडी ले ही लेते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर ये सब हुआ। और पता है ये जगह बेस्टिली उन्होंने क्यों चुनी, क्योंकि इससे ना लोग बहुत चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे, क्योंकि ये ना जो वहाँ पे किंग था, उसकी जो पावर थी ना, जो लोगों को एक्सप्लॉइट करती थी, परेशान करती थी, उसके फेवर में थे यहाँ पे लोग। ठीक है, किंग का यहाँ पर मेन वो था, फेवरेबल लोग थे उसके यहाँ पे। तो इसीलिए वो यहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया, अटैक किया। इतने सारे लोगों ने यहाँ से भाई आर्म्स वगैरह ले लिए, पूरा देखो कैसे आग वाग लगा दी इस किले में। फिर यहाँ पे इसको डिमोलिश कर दिया, पूरा तहस नहस कर दिया। और यहाँ पे जो स्टोन फ्रैगमेंट्स होती थी ना, मतलब जो पत्थर की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ अच्छी सी आर्किटेक्चर बना हुआ है जो सेल हो सकता है मार्केट में, उसको इन्होंने लिया और मार्केट में सेल कर दिया। इनको पैसे भी मिल गए उससे, क्योंकि इन्हें ज़रूरत थी, ये रिवॉल्यूशन करने निकले हैं भाई। तो इन्होंने ये बेस्टिल को टारगेट बनाया, ये सब चीज़ें की, यहाँ पे कैदियों को भी आज़ाद किया, यहाँ से हथियार जो लेने थे ले लिए। अब हमें ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि ये सब हो रहा है, ठीक है भाई, लेकिन क्यों हो रहा है। अब हम जानेंगे, ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही पार्ट है, क्यों हुआ। अब हम जाते हैं थोड़े बैकग्राउंड में। ठीक है, ये देखो बेस्टिल के किले का क्या हाल किया है लोगों ने। अब कॉजेज़ और क्या सिस्टम था, क्यों हुआ, किसके खिलाफ ये लोग लड़ना चाहते थे, वो हम पढ़ेंगे। अब 1774 में आते हैं, काफ़ी पहले, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होने से पहले। किंग ऑफ फ्रांस कौन था उस टाइम पे, लुई 16, बर्बन फैमिली से जो बिलोंग करता था। बर्बन बिस्किट खाते हो ना, उस फैमिली से बिलोंग करता था। और 20 ईयर्स का था तभी ये राजा बन गया था। फिर क्या होता है भाई, ये शादी करता है एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनेट, इससे ये शादी करता है। ठीक है, उस टाइम पर उसी का राज चलता था और ये खूब परेशान करता था, लोगों को एक्सप्लॉइट करता था। अब वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन का सिस्टम इसने इस तरीके का बनाया हुआ था जिसे बोलते हैं फ्यूडलिज्म। ठीक है, 3 एस्टेट थे वहाँ पे, समझाऊंगी और डिटेल में आपको आगे चलते चलते। 3 एस्टेट थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट में कौन आते थे, रोमन कैथोलिक क्लर्जी, जो क्लर्जी क्लास होती थी ना, जो चर्च वर्च से रिलेटेड थे। चर्च में जितने भी वो होते थे, पादरी वगैरह, फादर वगैरह जो इनके होते थे, जिनको लोग बहुत मानते थे, सबसे हाई लेवल का इनको समझते थे कि ये सब किस में आ जाते थे, फर्स्ट एस्टेट में। सेकंड में आते थे नोबल्स, जो कि बहुत सबसे कम पॉपुलेशन में थे फर्स्ट एस्टेट के लोग, जो चर्च से बिलोंग करते थे, क्लर्जी पीपल। एंड सेकंड एस्टेट में आते थे नोबल, जैसे वजीर वगैरह होते हैं ना, किंग के चहीदे लोग, जो किंग का काम करते हैं, जिनके पास पावर्स दी होती है किंग ने कि तुम ये काम करो, ये काम करो, वो आते थे सेकंड एस्टेट के अंदर, जो कि 2% थे बस पॉपुलेशन में। ठीक है, और इन्हीं के पास 20% लैंड थी। इतने कम लोग और फिर भी 20% ऑफ लैंड इनके पास थी। और थर्ड में आते थे कॉमन पीपल, जिनके पास बहुत कम राइट थे, जो टैक्स देते थे इन फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वालों को, नॉर्मल गरीब किसान,
छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर्स हो गए, डेली वेजर्स हो गए, वो आते थे सारे थर्ड एस्टेट में। 18th सेंचुरी में ये एस्टेट सिस्टम चलता था भाई वहाँ पे। और ये जो किंग था लुई 16, वो इसके थ्रू लोगों को बड़ा परेशान करता था। लोग बहुत परेशान थे, ना उनके पास कोई राइट्स थे, ना उनके पास कोई फ्रीडम थी, सेंसरशिप थी कि कुछ भी आपको पब्लिश करना है तो पहले किंग की परमिशन लो, प्रेस भी तभी उसी अकॉर्डिंग चलेगी, मीडिया वगैरह जिसे हम कहते हैं। तो मतलब कोई राइट्स ही नहीं थे, वेजेस थी उनकी बहुत कम, गरीबी वाली सिचुएशन, कोई कोई मतलब ऐसा होता है ना गुलामी में जी रहे हैं लोग, वैसी सिचुएशन थी, बड़ी बेकार सिचुएशन जिसे फ्यूडलिज्म कहते हैं हम। जैसे नोबल्स है ना, जो ये ही अपनी ज़मीनें इनके पास थी ज़्यादा, ये यूज़ करने के लिए दे देते थे लोगों को कि चलो यूज़ कर लो, लेकिन उसके बदले में उनसे सारा टैक्सेस लेते थे। और ये पता है किसको प्रोटेक्शन देते थे? क्लर्जी क्लास को, कि हम तुम्हें बचाएंगे। हथियार वथियार होते थे ना इनके पास, तो ये इनको बचाते थे, तो इसलिए इनको पावर भी थी। और ये एक्सप्लॉइट करेंगे ही करेंगे। ज़्यादा जिनके पास पावर होती है वो डायरेक्टली एक्सप्लॉइट नहीं करते, उससे कम थोड़े बहुत होते हैं ना जो करप्ट लोग, वो एक्सप्लॉइट करते हैं। उन्होंने थर्ड एस्टेट को पूरा एक्सप्लॉइट किया, रज के। अब क्या होता है भाई, एक टेले नाम का टैक्स था, डायरेक्ट टैक्स, जो थर्ड एस्टेट वाले पीपल देते थे। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी टर्म्स है, ये आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। और टिथेस था, जो कि गरीब किसान थे, वो देते थे चर्च को, उनको टैक्स देना पड़ता था। ये टाइप ऑफ टैक्सेस है जो उन्हें देने पड़ते थे। ठीक है, और एक होता है काइवर, ये करेंसी थी, जैसे कि यहाँ पे रुपी वगैरह होता है ना, यूनिट है करेंसी की, वैसे वहाँ पे क्या होती थी? काइवर, जो कि डिसकंटिन्यू हो गई थी 1794 में, चलना बंद हो गई। और 1789 में क्या होता है, ये सब तो आपको पता चल गया, एक्सप्लॉइटेशन चल रही है, पूरा बुरा हाल है, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी। वुमन की तो छोड़ ही दो, उनके पास तो कोई राइट्स थे ही नहीं। ठीक है, अच्छा, और इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है कि फर्स्ट एस्टेट देखो सबसे ज़्यादा पावर वाले लोग, ठीक है, सेकंड एस्टेट उससे कम पावर वाले, लेकिन 2% पॉपुलेशन है बने इसमें सेकंड वाले में, लेकिन थर्ड एस्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। और देखो कितनी कम पॉपुलेशन वाले इनको रूल कर रहे हैं। ये इसमें ये सब लोग आते थे, 80% पॉपुलेशन, और इसमें से भी 80% कौन थे? फार्मर्स थे। ठीक है, अब ये भाई लोग परेशान है। 1789 में क्या होता है, एकदम से ना पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, कितनी हो जाती है? 28 मिलियन हो जाती है भाई। फिर अब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी अगर, तो खाने के लिए भी तो ज़्यादा ही ज़्यादा चाहिए होगा, तो फूड की डिमांड होती है इंक्रीज, बहुत ज़्यादा हो गई। अब ये यहाँ पर ये लोग खाते थे, इस टाइप का ब्रेड होता है, ये कॉमन पीपल, हर इंसान खाता है, जैसे हमारी रोटी होती है ना, ऐसे यहाँ पर ये ब्रेड चलता था। तो जब डिमांड इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो प्रोडक्शन तो लेकिन कम ही हो रही है ना, ज़्यादा उस मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, उस लेवल पर प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो क्या हुआ, ब्रेड के जो प्राइजेस थे, जो कि बेसिक था लोगों के लिए, बेसिक, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। अब भाई प्राइस इंक्रीज़ हो गए, अब मिडिल क्लास तो परेशान है भाई, थर्ड एस्टेट वाले, उनके लिए तो रोज़ का खाना है ही, तो वो तो परेशान होंगे। और ऊपर से इसके साथ साथ क्या हो रहा था, जो वर्कर्स थे ना, उनकी वेजेस साथ में इंक्रीज़ नहीं हुई। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे थे, अगर भाई प्राइस बढ़ रहा है, मान लो उनकी वेज भी बढ़ा दी, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन वर्कर की वेजेस बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, देखो कितने परेशान है लोग। और साथ में और सोने पे सुहागा क्या होता है, जो वो खेती वगैरह करते हैं ना किसान, ज़्यादातर वही थे फार्मर्स, वहाँ पड़ जाता है भाई सूखा, और पड़ जाते हैं ओले, हेल, उनसे उनकी फसल हो जाती है ख़राब, जिससे क्या होता है, जो पहले गरीब लोग थे और जो रिच थे ना, उनमें और ज़्यादा गैप आ जाता है, रिच और पुअर के बीच में, और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जाता है, और रिच और ज़्यादा रिच होता जाता है। क्योंकि देखो कितने प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ, एक प्रॉब्लम थोड़ी ना है, टैक्सेस भी इनको, इस सिचुएशन में भी इनको इतने टैक्सेस देने पड़ते थे, ब्रेड ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और ड्रॉट, इनकी फसल ख़राब हो जा रही है ड्रॉट की वजह से। अब इससे क्या हो गया, क्राइसिस आ गया भाई, जो कि आम बात हो गई थी उस टाइम पर, ये तो ऐसी ही इनकी ज़िंदगी है, ऐसी परेशानियों में बीत रही थी। फिर क्या होता है, अब लोग परेशान है, कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही आएगा ना, जब भी कोई प्रॉब्लम्स में होते हैं बहुत सारे लोग, तो रिवॉल्यूशन तो आती आती। अब क्या किया इन्होंने, लोग हुए परेशान कि भाई इतनी फूड की शॉर्टेज है हमारे पास, फिर भी हमें टैक्सेस देने पड़ते हैं। इन्हें आया गुस्सा और इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। ये देखो कैसे लड़ने पहुंच गए, लेकिन यार ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ मीन्स, इनके पास वो तरीके नहीं थे, पावर नहीं थी इनके पास, यूनिटी उस तरीके की नहीं थी जितनी चाहिए। और जिनके खिलाफ ये लड़ रहे हैं वो है भाई पावरफुल बंदे, ठीक है।
अब ये बेचारे गरीब किसान क्या किसी से लड़के सक्सेसफुल हो पाएंगे? आपको लगता है? गुस्सा तो ये हो गए, रिवोल्ट करने उतर गए, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर क्या होता है, लेकिन 18 सेंचुरी में मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना, वो वही थोड़े एजुकेटेड होने लग गए। अब एजुकेटेड होने लग गए तो वो ट्रेडिंग भी अच्छे से करने लग गए। ओवरसीज जाके, समुद्र पार जाके इन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की स्टार्ट कर दी। मेनली किसमें? वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल, जो वूल और सिल्क के कपड़े थे उसका मेन काम ये करने लग गए। तो इनके थोड़े थोड़े ना सिचुएशन इनकी इंक्रीज हुई, अच्छी इम्प्रूव हुई, अच्छी हुई थोड़ी सी सिचुएशन। क्योंकि भाई गरीब इंसान जब परेशान है, रिवोल्ट में वो जीत नहीं पाया, तो कुछ और ही वे ढूंढेगा कैसे हम अपनी लाइफ थोड़ी इम्प्रूव कर पाए। तो उस टाइम पे ना फिलोसोफर्स होते थे ये वाले दोनों, जॉन लॉक एंड जीन जैक्स रोसेओ। अब ये फिलोसोफर्स पढ़े लिखे बंदे भाई, अब लोग तो इनकी बातें मानेंगे ही सुनेंगे। ये बोलते थे कि भाई फ्रीडम और इक्वालिटी तो होनी चाहिए और अपॉर्चुनिटी सबके लिए होनी चाहिए। अब इनको इतने सारे लोग सुनते हैं, इतने बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं, तो इन्फ्लुएंस तो होंगे ही इन आइडियाज़ से। ये आइडियाज़ इन्होंने दिए, फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अभी जो सिचुएशन चल रही है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो लोग इन्फ्लुएंस हुए इस चीज़ से। फिर क्या होता है, और ये क्या और कहते थे कि भाई हमें डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, ये जो इन लोगों ने चला रखी है, और ये जो मोनार्क है, जो ये किंग है, ये जो सारे राइट्स इसी के पास है, इसकी सब सुनते हैं, ये भी हमें पसंद नहीं है, ये सब गलत है। और डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन में क्या होता था कि क्या कहते थे ये, कि जो मोनार्क है ना, जो किंग है, वो अगर तुम पर रूल कर रहा है तो ये भगवान ने ऐसा किया है कि उसको राजा बनाया और उसका काम है तुम पे रूल करना, और तुम्हारा काम है गुलाम बनकर रहना। तुम्हें उसको वर्शिप करनी है मोनार्क की, कि भाई उसको तो भगवान ने राजा बनाया है, तो वो तो रूल हम पे करेगा ही करेगा। इस भगवान के नाम पे और ये किंग की पावर को इस तरीके से ना वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ गलत नहीं हो रहा तुम्हारे साथ, ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा, तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। भगवान के खिलाफ थोड़े ना लोग जाएंगे, बेचारे धर्म को इतना मानने वाले तो कई लोग तो बेवकूफ़ बन ही रहे थे वहाँ पे। तो मतलब रिवोल्ट करने की पावर कम करने वाली बात है ये तो। लेकिन ये जो बंदे थे, इन्होंने कहा भाई ये तुम्हें पागल बनाया जा रहा है, इस डॉक्ट्रिन के मैं तो खिलाफ हूँ। इक्वालिटी होनी चाहिए भाई, फ्रीडम होनी चाहिए और सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फिर क्या होता है, और क्या ये कहते हैं कि भैया हमें तो चाहिए गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में हुई ना रिवॉल्यूशन, इंडिया में स्ट्रगल हुआ, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर हुई, जैसे लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, लॉज अलग से बनाने वाले हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अलग हैं। और कैसी गवर्नमेंट है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है के पे बेस्ड है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, जो रिप्रेजेंटेटिव लोग चुनते हैं, जैसे वोट दे के हम चुनते हैं ना अपने पार्लियामेंट में, उस तरीके से लोगों के पास इंडिविजुअल राइट्स होनी चाहिए। जैसे अपने पास फंडामेंटल राइट्स है, सबके पास अधिकार है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वालिटी एंड सो मैनी अदर्स। पावर डिवाइडेड होनी चाहिए, इसमें ये नहीं एक ही पावर बस एब्सोल्यूट पावर दे रखी है किंग को और वो जो मर्जी अपनी मनमानियाँ कर रहा है, तो ये तो गलत है भाई। हम लोग चुनेंगे सरकार, उसके पास पावर्स भी सेपरेट होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, मेन पावर होनी चाहिए लोगों के पास, ये लोग ये कहते थे। अब फिर क्या होता है, जो मिडिल क्लास पीपल थे, मैंने तुम्हें बताया एजुकेशन मिल रही है उनको, जब काम धंधा कर रहे हैं तो एजुकेट करने के और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं लोगों को, तो एजुकेटेड पीपल बढ़ रहे हैं, जिसमें कौन कौन इंक्लूडेड थे, लॉयर्स थे, और ऑफिशियल से थोड़े एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ लिख कर जो बन गए थे, मैन्युफैक्चरर्स से जो काम धंधा करने वाले बंदे थे, मैनचेस्टर्स वगैरह मिडिल क्लास में थे। अच्छी थोड़ी कंडीशन हो रही है मिडिल क्लास की। अब क्या होता है, एक दिन लुई 16 जी कहते हैं कि हम और टैक्स लगाएंगे भाई। एक तो पहले ही परेशान लोग, इन पे और टैक्स, क्योंकि इन्होंने देखा ना भाई थोड़ी इनकी कंडीशन इंप्रूव हो रही है, चलो इन पे और टैक्स लगा दो। तो फिर इन्होंने तो प्लानिंग कर ली, लेकिन लोगों को तो गुस्सा आएगा, लोग हुए इकट्ठे, थोड़ा सी रिवोल्ट वाली सिचुएशन फिर से बनी। लेकिन इस बार क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लेवल पे रिवॉल्यूशन की सिचुएशन बन गई कि अब तो भाई तकड़ी वाली फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होगी, अब तो किंग को हटाना ही है हमको, ऐसी वाली सिचुएशन आ गई है। देखो कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कितनी वॉइस उठा रहे हैं उसके अगेंस्ट के भैया अब हमारे बस की है टैक्स वैक्स देना। अच्छा, ओल्ड रिजीम जो पहले चलता था, क्या होता था, जो टैक्सेस थे ना वो मोनार्की को देने होते थे, हमें वही इम्पोज करती थी, यानी कि किंग हैं, और थर्ड एस्टेट वाले देते थे। लेकिन जैसे हमारे पार्लियामेंट होता है ना, ऐसे किंग का एस्टेट जर्नल था, ऐसे पार्लियामेंट टाइप्स था एस्टेट जनरल जिसे बोलते थे, एक पॉलिटिकल बॉडी थी, जिसमें क्या होता था, लोग अपने तीनों स्टेट के ना रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। जैसे हमारे पार्लियामेंट में हम इलेक्ट करके सिलेक्ट करके जैसे भी वोट करके भेजते हैं ना अपने बंदे, जैसे हमारे एमपीज़
जिनको हम सिलेक्ट करते हैं हमारे बिहाफ पे, जो पार्लियामेंट में होते हैं, मेंबर होते हैं उसके। तो स्टेट जर्नल ऐसी बॉडी थी उस टाइम पर जो किंग इसी से सलाह मिला के, एडवाइस लेके टैक्सेस इम्पोज करता था। तो क्या होता है 5 मई 1789 में लुई 16 बिठाता है मीटिंग यहाँ पे, ठीक है। किस लिए बिठाएगा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, टैक्सेस इम्पोज करने के लिए। ये देखो भाई मीटिंग हो रही है बड़ी सीरियस तरीके से कि और इनकी बैंड बजानी है थर्ड एस्टेट वालों की। फिर क्या होता है, थर्ड एस्टेट वाले क्या करते हैं, उनके भी तो रिप्रेजेंटेटिव है ना भाई स्टेट जर्नल में, रिप्रेजेंटेटिव तो सबके हैं तीनों के। तो वो डिमांड करते हैं कि भाई अच्छा अगर तुम्हें कोई लॉ लाना ही है, इम्पोज करना है, तो हमें भी अधिकार दो वोट देने का। हर एक बंदे के पास होना चाहिए एक वोट, 1 वोट टू ईच मेंबर, ठीक है। लेकिन किंग अगर ऐसा कर देगा तो वो अपनी मनमानियाँ थोड़ी ना कर पाएगा। तो फिर किंग क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है ये उनकी डिमांड को। तो लोग हो जाते हैं थर्ड एस्टेट वाले गुस्सा, और असेंबली जो भी इनका स्टेट जर्नल है वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जैसे अब होता है ना पार्लियामेंट में किसी एमपी को गुस्सा आ गया, वो वॉकआउट कर गया पार्लियामेंट से कि मुझे ये मंजूर नहीं है, पसंद नहीं है, अगेंस्ट अपना अगेंस्ट है किसी चीज़ के, वो दिखाता है ये चीज़, उससे उसके थ्रू ये दिखाते हैं। तो ये थर्ड एस्टेट वालों को ये बात पसंद नहीं आई, ये असेंबली से बाहर निकल गए। फिर क्या हुआ भाई, अब बाहर निकले, गुस्से में हैं, क्या करेंगे। 20 जून को ये एक जगह है वर्सेल्स टेनिस कोर्ट, वहाँ पे ना इंडोर एरिया है, वहाँ पे ये जाते हैं और ये कहते हैं हमें चाहिए भाई नेशनल असेंबली खुद की, यहाँ स्टेट जर्नल में तो हमारी कोई सुनता नहीं है, और हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए। और क्यों चाहिए भाई, क्योंकि ये जो पावर है ना किंग के पास, जिसका वो बहुत गलत फ़ायदा उठाता है, उसको लिमिट करना है भाई हमें। इन्होंने ये कर दिया डिक्लेयर, देखो फुल सपोर्ट में बंदे बहुत सारे इकट्ठे होकर ये सब कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ये यहाँ पर इकट्ठे हुए, ये इन्होंने डिमांड कर दी नेशनल असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए। फिर क्या होता है, 4 जुलाई को जो किंग की आर्मी है वो जाती है पेरिस, और लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेस्टिल का किला डिस्ट्रॉय करते हैं। जो हमने सबसे पहले पढ़ा था ना कि लोग इकट्ठा होते हैं, ये करते हैं, वो इस वजह से होता है। देखो किंग इससे पहले क्या क्या कर रहा है ना, उनकी कोई वोट का अधिकार दे रहे हैं, प्राइजेज टैक्सेस सब इंक्रीज हो रहे हैं, तब जाके 14 जुलाई को बेस्टिल के किले में उन्होंने ये डिस्ट्रॉय किया सब कुछ, कैदियों को आज़ाद कर दिया, आर्म्स ले लिए कि भाई अब तो हमें हथियार उठाने पड़ेंगे, ऐसे तो हमारी आराम से बात कोई सुनने वाला नहीं है, जो हमने फर्स्ट स्टार्ट में ही लेक्चर के स्टार्ट में स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब ये सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गई है भाई शुरू। अब देख रहा है भाई किंग कि अब तो भैया सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, अब तो इनकी बात हमें माननी पड़ेगी। तो किंग ने जो नेशनल असेंबली इन्होंने बोली थी ना, उनको रिकॉग्नाइज कर लिया कि चलो ठीक है एक नेशनल असेंबली होगी, एक्सेप्ट कर लिया क्या उसने कि अब उसकी पावर है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन चेक करेगा, मतलब लिमिटेशन आ जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग उसकी पावर होगी। ख़त्म नहीं हुई है पूरी उसकी पावर्स, बट कॉन्स्टिट्यूशन उसने मान लिया कि होगा एक, और एक नेशनल असेंबली होगी, उसको उसके अकॉर्डिंग उसे रहना होगा। प्रॉपर एबॉलिश नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 अगस्त 1789 में क्या होता है जो असेंबली होती है ना नई वाली, वो क्या करती है, फ्यूडलिज्म जो चलता था स्टेट सिस्टम, उसको उसने कर दिया ख़त्म। जो सिस्टम था ना फ्यूडलिज्म, क्या है, अ सोशल सिस्टम दैट existed in Europe during the Middle Ages in which people worked and fought for nobles who gave them protection and use of land in return। मतलब यूरोप में जो सोशल सिस्टम चलता था जिसमें मिडल एज के टाइम पे लोग काम करते थे, और किसके लिए लड़ते थे, नोबल्स के लिए। जो और क्यों लड़ते थे, क्यों उनको प्रोटेक्शन देते, क्योंकि वो उनको अपनी लैंड देते थे काम करने के लिए। बताया था ना मैंने तुम्हें 20% लैंड उन्हीं के पास होती थी, नोबल्स के पास। अब आम आदमी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में उनके पास इतनी लैंड है नहीं, वो किससे लेंगे, नोबल्स से लेंगे काम करने के लिए, फार्मर्स इतने ज़्यादा थे। तो ऐसे फ्यूडलिज्म जो चलता था वो इन्होंने असेंबली वालों ने कहा कि ख़त्म करो भाई, बंद करो 4 अगस्त को। फिर क्या होता है भाई, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट डे है। और क्या होता है इस 4 अगस्त को, जो असेंबली में जो नोबल्स होते हैं उनके और ये क्लर्जी जो फालतू के प्रिविलेजेस लेके बैठे हैं ना भाई, हम तो हाई एस्टेट के हैं, सेकंड एस्टेट के, फर्स्ट एस्टेट के, हमारे पास तो अलग ही प्रिविलेजेस है। तो इक्वालिटी लाने के लिए ये सब इनके प्रिविलेजेस ख़त्म कर दिए कि नहीं चलेंगे भाई, तुम कोई स्पेशल नहीं है जो तुम्हें इतने प्रिविलेजेस दे। और टिथिट्स जो हमने टैक्स पढ़ा था वो भी अबॉलिश कर दिया कि अब नहीं होगा। और जितनी भी लैंड थी चर्च के पास वो कर ली भाई इन्होंने जब्त, कि अब हमें दे दो, बहुत हो गया, इतने तो तुम हो नहीं जितनी तुम्हारे पास लैंड है, हम इतने सारे लोग हैं, ज़रूरत तो हमें है ना भाई इसकी। तो ये सब हुआ वहाँ पे। फिर क्या होता है कि फ्रांस में हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब किंग की चल नहीं रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन की चल रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हम उसे बोल सकते हैं ना। तो भाई स्टार्ट हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब क्या होगा, अब बनाते हैं ये लोग
ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्होंने बनाया था, एक प्रॉपर पहले प्लान बनाते हैं ना एक, वो बनाया और बन के कब कंप्लीट हुआ 1791 में। और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था कि इनकी पावर को लिमिट करना है। 3 ब्रांचेस आई इनकी, जैसे ये चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव हो, एक लेजिस्लेचर और एक जुडिशरी हो। ये सभी नहीं करा, इन्होंने करा और डिक्लेरेशन कर दी राइट्स की, जिसके अंदर राइट्स वगैरह इंक्लूडेड थे। नेशनल असेंबली कैसी थी उस टाइम पर? इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जिसने ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह लिखा। इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्ट हर बंदा इतनी सारी पॉपुलेशन के वोट देने थोड़ी जाएंगे, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते थे वो, और उसको क्या करते थे, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते थे लोग, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते थे। जैसे आजकल डेमोक्रेसी चलती है, पार्लियामेंट सिस्टम चलता है, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव चुना और नेशनल असेंबली में मेंबर वो बन गया। अब उसके लोगों के बिहाफ पे वो डिसीजंस लेगा। लेकिन सिर्फ मैन जो थे ना 25 साल के, जो कि टैक्स देते थे, उन्हें एक्टिव सिटीजन्स माना जाता था, जो वोट दे सकते थे। बस मैन जो, एक तो वो 25 साल से ऊपर हो, टैक्स देते हो, और वही एक्टिव सिटीजन्स थे। ठीक है, इन्होंने भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किससे हो? डिक्लेरेशन ऑफ राइट से। जैसे अपना प्रीएम्बल है ना, हिस्ट्री की क्लास में मैंने पढ़ाया था, अगर आपने देखी हो वो वीडियो, तो प्रीएम्बल होता है जैसे हमारे, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या क्या गोल्स है, आइडियल्स है, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। तो उन्होंने भी डिक्लेरेशन ऑफ राइट दिया। अब ये रहा देखो, डिक्लेरेशन ऑफ राइट नेशनल असेंबली वालों ने लिखा। इन्होंने बोला कि भाई जो मैन है, सब एक जैसे ही एक समान पैदा हुए हैं, तो सबके इक्वल राइट्स होने चाहिए। क्यों किसी के बीच में भेदभाव करना, क्यों डिस्टिंक्शंस है? सबको लिबर्टी होनी चाहिए, सबको आज़ादी होनी चाहिए, सबकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए सबको, और फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, बोलने का अधिकार, एक्सप्रेस करने का अधिकार तो नेचुरल राइट है। फिर ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो हम जिससे इंस्पायर हुए ना, इंडिया भी अपने प्रीएम्बल में हमने ये इंक्लूड किए हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में इन्होंने मेंशन की। लेकिन यार पॉलिटिकल राइट सिर्फ रिच के पास थे, जो अमीर लोग थे। और एक पॉलिटिकल क्लब होता था जो था जैकोबिन क्लब। उस जैकोबिन क्लब में होते थे थोड़े लेस प्रॉस्पेरस, जो कम अमीर लोग थे, मिडिल क्लास टाइप ऑफ लोग थे इस जैकोबिन क्लब के अंदर। अब भाई नेशनल असेंबली वगैरह बनी हुई है, ठीक है, सब चीज़ ठीक हुई है, पहले से तो बेटर है, लेकिन उस तरीके से सबको इक्वालिटी अभी नहीं मिली है। और उस टाइम पर एक पेट्रियोटिक सॉन्ग होता था मर्सेल, जो किसने गाया था? पोएट ने, रॉगेट डे लिस्ले। ठीक है, आई मे बी रॉन्ग इन प्रोनाउंसिएशन, बट ये बंदा था, इसने पेट्रियोटिक सॉन्ग उस टाइम पे गाया। और वॉर हुई, लेकिन वॉर हो गई भाई, उसके बाद परेशानियां तो होगी। वॉर में कितने रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं, और जितने भी जो मेन थे वो इंक्लूड थे वॉर में, इंगेज थे वॉर में। वूमन बेचारी, उनको अपना घर पालना था, अर्ना, देवर गिवन द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली। अब उनके मेन तो चले गए वॉर में, अभी नहीं तो अपने बच्चों को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, तो वुमन का ये काम हो गया था। इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं थी उस टाइम पर। क्या होता है भाई, जो जैकोबिन क्लब मैं आपको बता रही थी ना, लेस प्रॉस्पेरस लोगों का क्लब था, पॉलिटिकल क्लब, इसका लीडर था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। इसमें कौन कौन लोग थे? जैसे लोग थे स्मॉल शॉपकीपर, पेस्ट्री कुक्स, डेली वेजर, जो दिहाड़ी के मजदूर होते हैं, उस टाइप के लोगों का ये ग्रुप था जो अपने राइट्स के लिए लड़ रहा था। वुमन का भी ऐसे ही एक अलग क्लब था। ठीक है, इनका तो मेन एजेंडा था लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, हमें बराबर वो दो, हर चीज़ का अधिकार, हमें आज़ादी दो, लिबर्टी दो, फ्रीडम दो, ये सब ये चाहते थे। तो क्या होता है, जैकोबिन क्लब क्या प्लान करता है समर में, गर्मियों में, कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करता है। गुस्से तो थे ही लोग, किससे गुस्से थे? टैक्सेस वगैरह, उससे छुटकारा थोड़ी ना मिला था, अभी किंग अबॉलिश थोड़ी ना हुआ है, तो लोग परेशान भाई इकट्ठे होते हैं। कहाँ पे? पैलेस ऑफ, ये क्या है, टॉयलेरस, ऐसा कुछ पैलेस का नाम था। वहाँ पे वो लोग इकट्ठे होते हैं बहुत सारे। क्या करते हैं भाई, वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं, किंग के गार्ड, जैसे पहले बेस्टिल में किया था इन्होंने, यहाँ पे किंग को तो पकड़ लिया, होस्टेज बना लिया, बंदी बना लिया, और बहुत घंटे तक होस्टेज बनाए रखा। ठीक है, और क्या किया, गार्ड्स को मार दिया, और असेंबली में वोट दे दिया इन्होंने कि वोटिंग हो गई कि अब तो जो रॉयल फैमिली है ना, ये जो हमें परेशान कर रही है, मेन जो जड़ है परेशानी की, इनको करो कैद, जेल में डालो। जेल में डाल दिया भाई। अब असेंबली ने कह दिया, और नई असेंबली थी ये, जो इसे कन्वेंशन बोलते थे, इन्होंने भाई सुना दिया फैसला कि चलो इनको रॉयल फैमिली को डालो अब जेल में। लोग इकट्ठे हो गए, अब रिवॉल्यूशन वाला सिस्टम है ये पूरा। फिर क्या होता है, 21 सितंबर 1792 में फ्रांस बन गया अब रिपब्लिक। जब किंग बंदी हो गया, जेल में पड़ा है बेचारा, तो फ्रांस बन गया रिपब्लिक। अब तो लोगों के पास पावर है कि अपनी गवर्नमेंट बनाएं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी खुद चुने। कौन हेड है? कोई किंग विंग नहीं चलेगा, कोई हेरिडिटी नहीं चलेगी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर क्या होता है, रिपब्लिक बना तो किंग को भाई अब उन्होंने
क्या करना है किंग का भी बुरा हाल करा, परेशान तो थे ही, तो किंग को डेथ का सेंटेंस सुना दिया। और ये होता था भाई एक गुलोटिन डिवाइस जिससे सर काट के अलग किया जाता। चौराहा था वहाँ पे, चौराहा, वहाँ पर गुलोटिन से इसका गला काटा किंग का, और किंग का तो सिस्टम एंड कर दिया इन्होंने। ऑन जनवरी 21, 1793 लुई 16 वॉज पुट टू डेथ बाय गुलोटिन, जो डिवाइस मैंने आपको बताया। ही वॉज पुट टू डेथ फॉर हाई ट्रेजन। अब इस पर क्या चार्ज लगाया कि इसको डेथ की सज़ा सुनाई? ही वॉज अक्यूज ऑफ इंसाइटिंग एन इन्वेजन ऑफ फ्रांस बाय अदर यूरोपियन किंगडम सच एज ऑस्ट्रिया टू पुट एन एंड टू रिवॉल्यूशन एंड रिक्लेम पावर। अब ये किंग बड़ा चालाक था, ये कह रहा भाई मेरे को तो इन्होंने पावर लिमिट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ले आया, अब ना मैं बाकी के जो अलग कंट्रीज़ है ना, ऑस्ट्रिया जैसी, क्योंकि इसकी बीवी थी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस, कि तुम आओ भाई यहाँ पर घुसो, इन्वेड करो फ्रांस में, और ये इनकी रिवॉल्यूशन जो ये चल रही है ना, इसको ख़त्म करो ताकि मेरी पावर मैं वापस ले पाऊँ, क्योंकि ऐसे तो मैं वापस अब डायरेक्ट ले नहीं सकता, मैं तो अब कॉन्स्टिट्यूशन के उसके अकॉर्डिंग चलूँगा। तुम आ जाओ बाहर से, तुम्हें तो थोड़ी ना कुछ कहेंगे, तुम इन्हें दबाओ और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह बंद कराओ। इसका चार्ज लोगों ने लगाया इस पर कि तू ये कर रहा है भाई, अब तू गया, और उसका दी एंड हो गया। ये देखो कितना बुरा हाल किया है कि किस तरीके से काटा है उसको, गले को। तो ये जो 1793 से 94 का जो टाइम था, बड़ा टेरर वाला टाइम था। क्यों टेरर वाला? देखो गिलोटिन से कैसे काटा जाता था गला, इस टाइप से ब्लेड था, पोल्स थे साइड में दो, एक ब्लेड था, उसमें सर रख के बिल्कुल अलग कर देते, बिहेड कर देते थे। कोई भी बंदा जो भी रिपब्लिक का दुश्मन लगता था लोगों को, कि हमारी जो ये अब गवर्नमेंट इतनी मुश्किल से आई है, इसके खिलाफ कोई भी बोलेगा ना, उसको पहले तो उसके खिलाफ अरेस्ट करेंगे, उसके खिलाफ जैसे जज वगैरह होते हैं, कोर्ट्स वगैरह होते हैं, उस टाइप ट्राइब्यूनल्स होते थे, उसमें पहले उनके खिलाफ सारा हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये गिल्टी है, सच में इसने कुछ क्राइम किया है या नहीं। अगर पता चल गया कि ये गिल्टी है तो उसका भाई सर अलग होगा, गिलोटिन्ड होगा वो, ठीक है। ये देखो किस तरीके से मारा जाता था, कितना, ओ माय गॉड। फिर क्या हुआ उस टाइम पे? चर्च जो था जहाँ पर वो भगवान के नाम पे लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, उसको कर दिया बंद। बिल्डिंग्स जो थी उनको बना दिया, ऑफिस में बदल दिया, ठीक है। जो बिल्डिंग्स थी जो भगवान के नाम पे जहाँ से ये लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, उनको ऑफिस बना दिया। और 1789 में क्या करते हैं, जो सेंसरशिप मैंने बताया ना, कुछ भी प्रेस में कुछ भी लिखने के लिए, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए, कुछ भी अगर आर्टिकल वगैरह छपते थे तो पहले किंग की परमिशन लेनी पड़ती थी। कुछ अपनी मर्जी से लोग लिख ही नहीं पाते थे। 1789 में ये सेंसरशिप उन्होंने कर दी बंद, कि अब भाई हमें किंग की ज़रूरत नहीं, हम जो चाहते हैं अपने व्यूज़ रख सकते हैं। मिडिल क्लास आ गई पावर में उस टाइम पर। अब मैरिज एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसमें फ्रीली कोई भी बंदा चाहता था शादी कर पाता था, और सिविल लॉ में रजिस्टर होती थी वो मैरिज, ठीक है। अब वुमन को भी राइट मिला, लेकिन ये बहुत लेट मिला, इससे पहले और भी चीज़ हुई, मैं बताती हूँ। वुमन को राइट टू वोट मिल गया। पहले तो मैंने बताया ना 25 ईयर्स के अगर आप मैन हो, टैक्स देते हो, तभी आप एक्टिव सिटीजन हो, आपको राइट देने का अधिकार। लेकिन 1946 में जाके मिला वुमन को, तो इतनी लेट। फिर क्या होता है, स्लेवरी भी अबॉलिश हो जाती है 17वीं सेंचुरी में, जो कि स्टार्ट हुई थी। जो मजदूरों को वो बना लेते थे ना बिल्कुल गुलाम अपना, कि अब मैंने तुम्हें खरीद लिया, अब तुम आज से अमीरे गुलाम, मैं तुम्हारा मालिक, जो चाहूँ तुमसे करवा सकता हूँ, बदले में तुम्हें खाना दे दूंगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखो कितना बुरा सिचुएशन होती थी, पूरा एक्सप्लॉइटेशन चलता था। ये भी बंद हो गया उस टाइम पे। 1794 में एक लॉ लाए नेशनल असेंबली, कि जितने भी ओवरसीज़ में भी हमारे लोग काम कर रहे हैं और जिनको स्लेव बनाया हुआ है उनको फ्री कर दो अब। लेकिन चलो भाई ये अच्छे दिन आ गए हैं अब। लेकिन फिर क्या होता है भाई, 10 साल बाद एक बंदा आता है नेपोलियन नाम का, ये वापस से स्लेवरी लेके आ जाता है, कि फिर से ये मजदूर बंधक वाला सिस्टम स्लेवरी आ गया है दोबारा, इसने ये ले आया। और खुद ही इसने, ये था कौन भाई जो ये ऐसे कर रहा है, इसने खुद को राजा डिक्लेयर कर दिया था फ्रांस का, एम्परर, कि मैं आपसे एम्परर हूँ फ्रांस का। और ये खुद को क्या समझता था, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, कि मैं यूरोप को मॉडर्नाइज करूँगा। और इसी चक्कर में बहुत सारे लॉज लेके आया। तो लोगों ने भी सोचा अच्छा भाई कुछ तो अच्छा करेगा, बल्कि स्टार्ट ही इतनी गलत करी है, स्लेवरी वापस ले आया। इसने लॉज, कुछ अच्छे लॉज भी लाया, कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ऐसे कोई भी पावर जिसके पास थोड़ी ज़्यादा है वो उसको हड़प नहीं सकता, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए लॉज लेके आया। वेट एंड मेजर का यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आया, कि जैसे किलोग्राम वगैरह चलते हैं ना, कहीं पर किलोग्राम है, कहीं पे कुछ और है, ऐसा नहीं होगा, हर जगह पे सिमिलर सिस्टम होगा, जिससे वेट एंड मेजर्स होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। ये लेके आया। जब ये सब चीज़ें लेके आ रहा था, तो इनिशियली स्टार्टिंग में बहुत लोगों ने सोचा भाई ये हमें आज़ादी देगा पूरी प्रॉपर, ये तो बड़ा सही बंदा है, लिबरेटर है हमारा।
लेकिन थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम बाद जब इसकी हरकतें देखी कि इसकी आर्मी जगह जगह घुसती है, इन्वेड करती है, हड़पने की कोशिश करती है, तो वो समझ गए कि ये भाई इन्वेडिंग फोर्स है, ये कहाँ हमारा कुछ अच्छा करेगी। तो एक जगह ना वाटरलू में बैटल होती है 1815 में, जहाँ पे नेपोलियन हार जाता है। ये देखो ऐसे बैटल हुई, ये हार गया। अब ये हार गया तो एंड हो गया। एक और बेकार इंसान था, किंग लुई 16 का तो एंड हो ही चुका था, तो नेपोलियन का एंड यहाँ वाटरलू की बैटल में हो जाता है। और इस पूरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मेन जो इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था ना इस रिवॉल्यूशन का, वो था लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जो फ्रांस से बाहर भी अलग कंट्रीज जिससे इंस्पायर हुई, लाइक अस इंडियंस। हमने अपने प्रेम्बल में इससे इंक्लूड किया है, क्योंकि हम इनसे इंस्पायर हो कि हमारी कंट्री में भी ये सब चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन तो पहले हुई थी। इतना इम्पैक्ट था इन 3 चीज़ों का, जब भी तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। अच्छा, और ये अलग कंट्रीज तक स्प्रेड हुई है, मैं आपको बताई चुकी। जितने भी लोग थे कॉलोनाइज थे, जिस पे कोई राज कर रहा था, वो इन आइडिया से क्या हुआ, इंस्पायर कि हमें भी फ्रीडम चाहिए, हमें भी ऐसी एक सॉवरेन स्टेट चाहिए लाइक इंडिया। ठीक है। और हमारी इंडिया में बंदे थे जो 2, एक तो थे राम मोहन रॉय, जिन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, और टीपू सुल्तान, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। फ्रांस से इनकी दोस्ती थी इंडिया में, फ्रांस ने इनको हेल्प भी किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी आए थे इंडिया में, फ्रांस भी थे ट्रेडिंग के लिए। तो टीपू सुल्तान बहुत सपोर्ट लेते थे फ्रांस का, ताकि वो ब्रिटिशर्स को काउंटर कर पाए। तो इन दोनों ने ना बहुत ज़्यादा फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन है उसके आइडियाज़ से इंस्पायर हुआ। आइडियाज़ कौन से? वही इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, इससे बहुत इंस्पायर हुए, और ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई इस चीज़ से। अच्छा, तो हमने पूरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या चीज़ देखी कि लोग जब एक्सप्लॉइट होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो वो रिवॉल्यूशन पे आ जाते हैं। जब उनको कोई और मीन्स नहीं दिखता, आराम से लोग उनकी बात नहीं सुनते, तो रिवॉल्यूशन है। जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी रिवॉल्यूशन के बाद ही हमें फ्रीडम मिली, तो ऐसे ही फ्रांस में हुआ, रिवॉल्यूशन हुई और लोगों ने किंग जो एक्सप्लॉइट कर रहा था उसको भी हेड कर दिया, और जाके फिर और वहाँ पर रिपब्लिक स्टेट बन गई। नेपोलियन आया था, थोड़ा बहुत उसने भी परेशान किया, उसे भी, उसका भी एंड वाटरलू में हो गया। ये थी पूरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। विनायका बाय मानसी, थैंक यू।